हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कोलॉइड्स। सो व्हाट आर कोलॉइड्स? चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशंस की या फिर सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे देखिए, अगर आपने सॉल्ट या फिर शुगर वाटर में डिज़ोल्व कर दी तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन, राइट? सो बेसिकली इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर, यस। और एक होता है अगर आपने पानी में सैंड डाल दी, इफ़ यू मिक्स सैंड विथ वाटर, देन दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज अ सस्पेंशन, क्योंकि सैंड तो वैसे भी पानी में डिजोल्व नहीं होगी, राइट? एंड इफ़ यू कीप दिस सॉल्यूशन फॉर सम टाइम, अगर आप उस सॉल्यूशन को ऐसे ही रख दो थोड़ी देर के लिए, तो क्या हो जाता है? जो सारी सैंड है वो नीचे सेटल हो जाएगी, राइट? सो एक क्लास हमने देखा ट्रू सॉल्यूशन का और एक होते हैं सस्पेंशन। अब इन दोनों के बीच में आती है एक सिस्टम। इन बिटवीन दिस टू सॉल्यूशन देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम विच इज कॉल्ड एज कोलॉइड्स। So these colloids are actually a heterogeneous system. ये एक heterogeneous system होती है जिसमें क्या होता है? एक होता है dispersed phase और एक होता है dispersed medium। मतलब एक सब्सटेंस होगा जो किसी दूसरे सब्सटेंस में डिस्पर्स्ड होता है, डिस्पर्स हो जाता है। सो व्हाट वी कैन write about the colloids? So colloid is actually a heterogeneous system. Colloid is a heterogeneous system in which a substance is dispersed in the form of very fine particles, in another substance। तो देखिए, जो सब्सटेंस डिस्पर्स हो रहा है, जो सब्सटेंस या फिर जो मटेरियल पार्टिकल्स के फॉर्म में डिस्पर्स होने वाला है, उसको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। और वो जिस सब्सटेंस में डिस्पर्स हो रहा है उसको हम कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम। सो बेसिकली व्हाट वी कैन से दैट कोलॉइड इज मेड अप ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। जैसे हम कहते हैं ना कि ट्रू सॉल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट की वजह से बनता है या फिर सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के बनता है, तो वैसे ही कोलॉइड में क्या होते हैं? दो ये होते हैं, जैसे एक डिस्पर्स्ड फेज और एक डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम होते हैं। तो चलिए अब हम इन तीनों सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कौन से तीन सिस्टम? एक तो है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा है कोलॉइड और तीसरा है सस्पेंशन। सो द फर्स्ट वन इज ट्रू सॉल्यूशन, second is colloid and the third one is suspension। चलिए तो अब पहले बात करते हैं कि ये जो सिस्टम है ये कैसी होती है। तो देखिए, हमने डिस्कस किया था ट्रू सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर, राइट? तो पहला पॉइंट वही लिखते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस। Colloids are actually heterogeneous and suspensions are also heterogeneous। मतलब क्या? देखिए, होमोजेनियस मिक्सचर हम किसको कहते हैं? अगर आपके पास कोई एक मिक्सचर है या कोई एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स का जो रेशियो है या जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हर जगह सेम है, तो ऐसे सिस्टम को या ऐसे मिक्सचर को हम होमोजेनियस कहते हैं। और अगर एक पर्टिकुलर मिक्सचर के अंदर पार्टिकल्स का रेशियो हर जगह पे सेम नहीं है, concentration or ratio of particles is not same everywhere in the mixture, then that type of mixture is said to be heterogeneous। चलिए अब दूसरी पॉइंट की बात करते हैं पार्टिकल साइज की। देखिए, ट्रू सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल होते हैं उनकी साइज बहुत ही कम होती है। इट इज़ नियरली लेस दैन
10 angstrom. It is less than 10 angstrom. The particles of the colloid have the size in the range of 10 to 10,000 angstrom. इस रेंज के बीच में उन पार्टिकल्स की साइज होती है, और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज तो 10,000 एंगस्ट्रॉम से भी ज़्यादा होती है, ग्रेटर दैन 10,000 एंगस्ट्रॉम. नाउ हियर द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन pass through the filter paper as well as the ultra filter paper. Particles pass through filter paper as well as the ultra filter paper. अच्छा, अब ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या होता है? देखिए, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उसके ऊपर जो पोर्स होते हैं उससे भी छोटे पोर्स इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर में होते हैं. ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर के बारे में, बट यहाँ तो इतना ही समझ लीजिए कि ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर से भी पास होते हैं और अल्ट्रा फिल्टर पेपर से भी पास होते हैं. कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास नहीं हो सकते. दे कांट पास थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर. They can't pass through ultra filter paper. And the particles which are in suspension, they can't pass through both of them. They can't pass through both of them. मतलब फिल्टर पेपर से भी पास नहीं होंगे और अल्ट्रा फिल्टर पेपर से भी पास नहीं होंगे. Can't pass through both of them. Both of them. हाँ, both of them. अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कभी भी सेटल नहीं होंगे. द पार्टिकल्स इन ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट सेटल. इवन द पार्टिकल्स इन द कोलॉइड दे ऑल्सो डोंट सेटल, बट इफ यू centrifuge such kind of system then the particles settle. Okay, they do not settle but they settle इफ सेंट्रीफ्यूज्ड. अगर आप इनका सेंट्रीफ्यूगेशन कराओगे तो ये सेटल हो जाएंगे. दे सेटल व्हेन सेंट्रीफ्यूज्ड. एंड हियर द पार्टिकल्स सेटल. द पार्टिकल्स सेटल. देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ये ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ये ना ही हमें नेकेड आई से दिखते हैं और ना ही ये हमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी दिखेंगे. सो दीज पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज और इवन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप. Here, in case of colloids, the particles are not visible by naked eyes, but you can see them with the help of ultra microscope. Can be visible by ultra microscope. And the particles of suspension, ये तो नेकेड आइज से भी दिख जाते हैं, माइक्रोस्कोप की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती है. विजिबल बाय नेकेड आइज. नाउ these true solutions are generally clear. These true solutions are generally clear. मतलब ये solutions कैसे होते हैं? Clear होते हैं. Clear and transparent most of the times. Now these colloidal solutions are translucent. Colloidal solutions are translucent. Translucent मतलब 100% क्लियर भी नहीं और 100% ओपेक भी नहीं, इन दोनों के बीच में होते हैं. और ये जो सस्पेंशंस होते हैं these are obviously opaque. These are obviously opaque. Our next topic is classification of colloids. So these colloids can be classified based on some of the criterias. So let us see what are those criteria. So the first criteria which is used to classify the colloids is based on the physical state of the dispersed phase and dispersed medium.
मतलब जो डिस्पर्स्ड फेज है और जो डिस्पर्स्ड मीडियम है उनका फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो उनके ऊपर बेस्ड हम कोलॉइड्स के अलग अलग क्लासेस बना सकते हैं। तो चलिए हम वो क्लासेस स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिस्पर्स्ड फेज, देन सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे डिस्पर्स्ड मीडियम, डिस्पर्स्ड मीडियम। थर्ड कॉलम में लिखते हैं टाइप ऑफ कोलॉइड, मतलब उस कोलॉइड को हम क्या कहते हैं। एंड द लास्ट कॉलम विल बी ऑफ एग्जाम्पल, लास्ट कॉलम रहेगा एग्जाम्पल का। तो देखिए पहली कोलॉइड की सिस्टम कौन सी होगी। अगर मेरा डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और जो डिस्पर्स्ड मीडियम है वो भी सॉलिड है, तो ऐसे टाइप के कोलॉइड को हम कहते हैं सॉलिड सोल, सॉलिड सोल। फॉर एग्जाम्पल कलर्ड ग्लास और द प्यूमिस स्टोन। Our next topic is classification of colloids. So these colloids are classified based on some of the criteria. So the first criteria is based on the physical state of the dispersed phase and dispersed medium. तो dispersed phase और dispersed medium का physical state क्या है, मतलब ये solid है, liquid है या gas है। So based upon the physical state we have 8 different types of the colloidal system. तो चलिए ये 8 टाइप्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिस्पर्स्ड फेज, पहला कॉलम होगा डिस्पर्स्ड फेज का, दूसरा कॉलम लिखेंगे हम डिस्पर्स्ड मीडियम के लिए, तीसरा कॉलम होगा टाइप्स ऑफ द कोलॉइड एंड द लास्ट कॉलम विल इंक्लूड एग्जाम्पल, टाइप ऑफ कोलॉइड, और लास्ट कॉलम में हम लिखेंगे एग्जाम्पल। चलिए ये कोलॉइडल सिस्टम्स हम पढ़ते हैं। तो पहली सिस्टम कैसी होगी, अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम भी सॉलिड है तो ऐसे कोलॉइड को हम कहते हैं सॉलिड सोल, और इसका एग्जाम्पल है कलर्ड ग्लास और इवन द जेम स्टोन्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच टाइप ऑफ कोलॉइड। देन सेकेंड, when the dispersed phase is solid and the dispersion medium or dispersed medium is liquid, then such kind of colloids are called as sol, and example is of cell fluids or paints. Then the third type of colloidal system will be formed if our dispersed phase is solid and the dispersed medium is gas. Then such kind of colloid is called as aerosol, and example is of smoke. Okay. Then next system, if our dispersed phase is liquid, let us say, and the dispersed medium is solid, then such kind of colloid is called as gel. For example, cheese, butter, they come under this category. Next type of system will be when the dispersed phase is liquid and the dispersed medium is also liquid. Such kind of colloids are called as emulsions. For example, milk, then hair creams, they come under this category. Then next example is when the dispersed phase is liquid and the dispersed medium is gas, then such kind of colloids are called as aerosols. For example, fog, then mist, they are example of this category. Then next will be, let us say, when our dispersed phase is gas. चलिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले लेते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी क्या होगी, जब हमारा डिस्पर्स्ड फेज गैस है और जो हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम है वो सॉलिड है, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं सॉलिड सोल। फॉर एग्जाम्पल प्यूमिस स्टोन, इट कम्स अंडर दिस कैटेगरी. And the last type of colloidal system
will be when the dispersed phase is gas and the dispersed medium is liquid. Such kind of colloid is called as foam, and example is soap lather or even the whipping cream which is used in dairies, bakeries. Whipping cream, it is also a colloid. तो इनमें अगर आप देखें तो हमने एक कॉम्बिनेशन नहीं लिया है, कौन सा, जब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स मीडियम दोनों भी गैस होंगे। तो देखिए असल में ये जो सिस्टम है ये एक्चुअली एक होमोजेनियस सिस्टम कहलाती है। अ गैस इन गैस इज एक्चुअली अ होमोजेनियस मिक्सचर, इट इज़ नॉट ए कोलॉइडल सिस्टम, क्योंकि दो गैसेस बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे और वो एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, तो इसीलिए उनको हम कोलॉइडल सिस्टम के अंदर कंसिडर नहीं करते। तो ये हो गया एक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन किसका, कोलॉइड्स का। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, इट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द इंटरैक्शन between the dispersed phase and dispersed medium. So second type of classification of colloids, it is based on the types of the interaction, based on type of the interaction or nature of interaction, based on nature of interaction between dispersed phase and dispersed medium. दोनों के बीच में कैसा इंटरैक्शन होता है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। सो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्स्ड मीडियम, कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। इनके दो क्लासेस हम बनाते हैं, कौन से, चलिए देखते हैं। पहला तो है, फर्स्ट वन इज द लायोफिलिक कोलॉइड्स, लायोफिलिक कोलॉइड्स, एंड द सेकेंड वन इज लायोफोबिक कोलॉइड्स, वो हम बाद में देखेंगे। पहले ये लायोफिलिक कोलॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे ये जो लायोफिलिक टर्म है ना, इसका मतलब होता है लिक्विड लविंग, इसका मतलब होता है लिक्विड लविंग, लायोफिलिक। Now, such kind of colloids are prepared simply by mixing the dispersed phase and dispersed medium. दोनों को बस मिला दो तो ये colloids बन जाते हैं। For example, substances like gum, then starch, gelatin, when they are mixed with a suitable solvent, they will form the lyophilic colloids. अच्छा, ये जो कोलॉइड्स होते हैं इनको हम रिवर्सिबल सोल्स भी कहते हैं। दीज लायोफिलिक कोलॉइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्सिबल सोल्स। वाई, सी, इफ यू सेपरेट द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम फ्रॉम ईच अदर एंड यू अगेन मिक्स देम, देन सच काइंड ऑफ कोलॉइड विल बी अगेन रीजेनरेटेड। मतलब एक बार अगर आपने डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम को अलग कर दिया और फिर से अगर उनको मिक्स कर दिया ना, तो ये कोलॉइड फिर से बनेगा। इसीलिए हम ऐसे सोल्स को रिवर्सिबल सोल्स भी कहते हैं। नाउ दिस काइंड ऑफ कोलॉइड्स आर क्वाइट स्टेबल इन नेचर, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, तो ये हो गया एक क्लास, that is of the lyophilic colloids. Then the second class is of the lyophobic colloids. कुछ कोलॉइड्स लायोफोबिक होते हैं। अब यहाँ पे ये जो टर्म है ना लायोफोबिक, इसका मतलब होता है लिक्विड हेटिंग, इसका मतलब होता है लिक्विड हेटिंग। These lyophobic colloids cannot be prepared by simply mixing the dispersed phase and dispersed medium. सिर्फ दोनों को मिक्स कर दोगे तो ये कोलॉइड्स बनते नहीं हैं। Preparation of such kind of colloids require some special methods which we are going to discuss further in this chapter. वो methods हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, जैसे metals हो गए, substances like metals, their sulfides, when you mix them in a suitable solvent, they will form such kind of lyophobic colloids. Substances like metals, their sulfides, they will form the lyophobic colloids. Okay.
सच काइंड ऑफ कोलॉइड्स आर कॉल्ड एज इरिवर्सिबल सोल्स। ये जो कोलॉइड्स है ना, इनको हम इरिवर्सिबल सोल्स कहते हैं। क्यों? मतलब देखिए, यहाँ पे अगर आपने डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स मीडियम को अगर अलग कर दिया और फिर उनको बाद में मिक्स कर दिया, सो इवन आफ्टर मिक्सिंग और इवन आफ्टर एडिंग मोर डिस्पर्शन मीडियम इनटू इट, वी विल नॉट गेट बैक द कोलॉइड। हमें वापस से वो जो लायोफिलिक कोलॉइड था हमारा पहले, वो नहीं मिलता। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल सोल। दिस काइंड ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स आर क्वाइट अनस्टेबल इन नेचर। ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, इसीलिए इनमें अक्सर स्टेबलाइजिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं। अगर आपको ये लायोफोबिक कोलॉइड्स ज़्यादा देर के लिए प्रिजर्व करके रखने हैं तो इनमें अक्सर स्टेबलाइजिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं जो ऐसे कोलॉइड्स को स्टेबल रखने में मदद करते हैं। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स, दैट इज द लायोफिलिक कोलॉइड एंड द लायोफोबिक कोलॉइड। नाउ the next criteria which is used to classify the colloids is based on the types of the particles of the dispersed phase। देखिए, थर्ड क्राइटेरिया कौन सा है? बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स, टाइप ऑफ पार्टिकल्स इन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स है वो कैसे है, उनके ऊपर बेस्ड हम कोलॉइड्स को 3 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, 3 क्लासेस में। एक है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, दूसरे है मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स और तीसरे है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। अब ये तीनों क्लासेस हम पढ़ेंगे। चलिए पहले शुरुआत करते हैं। लेट अस फर्स्ट बिगिन विद द मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। Now, what happens? See, a large number of atoms or the smaller molecules, a large number of atoms or smaller molecules, they come together to form a particle which has a size in the range of the colloids। बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक साथ आएंगे और एक ऐसा पार्टिकल बनाएंगे जिसकी साइज इस कोलॉइड के रेंज में होगी। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सोल और सल्फर सोल, दे कम अंडर दिस कैटेगरी। तो देखिए, ये जो सल्फर सोल होता है, सल्फर सोल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक कोलॉइडल पार्टिकल लगभग थाउजेंड्स ऑफ एसेट मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन की वजह से बनता है। सल्फर सोल consists of the colloidal particles which are formed nearly by thousands of the acid molecules, thousands of the S8 molecules। acid मतलब सल्फर के molecules। So this is the first type of colloid, that is the multi-molecular colloid। Then second type is of the macromolecular colloids। Macromolecular colloids, macro means big, macromolecules, big molecules। Now these macromolecules, when they are dissolved in a suitable solvent, they form a solution whose particles are in the range of a size of colloid particles। मतलब अगर आप ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स को एक सूटेबल सॉल्वेंट में डालेंगे तो वो एक ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं जिसके पार्टिकल्स कोलॉइडल पार्टिकल्स के रेंज में होते हैं या कोलॉइडल पार्टिकल्स के जैसे होते हैं। तो इन्हीं टाइप के कोलॉइड्स को हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स। सो सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरली ऑकरिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स आर स्टार्च, प्रोटीन्स, then gum। These are some example of the naturally occurring macromolecules। तो अगर ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स को आप एक सूटेबल सॉल्वेंट में डालेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो अक्सर एक कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइडल सोल बनता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास है एसोसिएटेड कोलॉइड्स का। एसोसिएटेड कोलॉइड्स, देखिए कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि अगर हम उनको कम कॉन्सेंट्रेशन में लेंगे तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं।
ओके। बट अगर आप उनको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में लोगे तो वो सब्सटेंसेस, उनके जो पार्टिकल्स है वो एग्रीगेट्स बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? एग्रीगेट्स बनाते हैं, और इन्हीं एग्रीगेट्स को हम कहते हैं मिसल्स। सी, द एग्रीगेट्स ऑफ सच पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज मिसल्स। बट वो सब्सटेंस कैसा होना चाहिए? हाई कॉन्सेंट्रेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये जो मिसल्स होते हैं ये कैसे बनते हैं ये अब हम पढ़ने वाले हैं। बट देखिए उसके पहले हमें दो टर्म्स पढ़नी है। एक तो है क्राफ्ट टेम्परेचर और दूसरा है क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। सी, द टेम्परेचर अबव विच मिसल्स आर फॉर्म्ड, द टेम्परेचर अबव विच मिसल्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज क्राफ्ट टेम्परेचर। मतलब अगर आपका टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर से कम है तो मिसल फॉर्म नहीं होंगे। और फिर उसके बाद है क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। देखिए हमने क्या क्या कहा, पहले तो हमने देखा क्राफ्ट टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर इसको मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकती हूँ ना, इट इज द टेम्परेचर बिलो विच मिसल फॉर्मेशन कैन नॉट टेक प्लेस, राइट। कैसे भी आप डिफाइन कर सकते हो। सो इट इज द टेम्परेचर बिलो विच मिसल फॉर्मेशन कैन नॉट टेक प्लेस, और इट इज द टेम्परेचर अबव विच मिसल्स आर फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड एज द क्राफ्ट टेम्परेचर। और दूसरी टर्म मैंने क्या बताई? क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CMC ऐसे भी कहते हैं। सो व्हाट इज दिस CMC? CMC इज द पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द मिसल्स। मतलब CMC इतना कॉन्सेंट्रेशन तो होना ही चाहिए मिसल्स फॉर्म होने के लिए। इससे ज़्यादा होगा तो भी मिसल्स फॉर्म होंगे, लेकिन अगर इससे कम होगा तो मिसल्स फॉर्म नहीं होते हैं। तो देखिए जो सोप्स, जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हम यूज़ करते हैं वो इसी क्लास को बिलोंग करते हैं। दिस बिलोंग टू दिस क्लास ओनली। सो नाउ लेट अस सी हाउ दिस मिसल इज फॉर्म। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज मैकेनिज्म ऑफ द मिसल फॉर्मेशन। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे, हमारा अगला पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन। सो नाउ लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ सोप। चलिए एक सोप का एग्जांपल लेते हैं। तो एक्चुअली सोप क्या होता है? सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। ये सोप असल में होते क्या है? दे आर नथिंग बट दी सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, हायर फैटी एसिड, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। इनको जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? RCOO माइनस Na+। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करोगे बेटा? RCOO माइनस Na+। ये R क्या है? R एक अल्काइल ग्रुप है, राइट। R एक अल्काइल ग्रुप है। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम होता है सोडियम स्टीरिएट, सोडियम स्टीरिएट, जिसका फॉर्मूला है C17H35COO माइनस Na+। अब जब मैं ये सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व करती हूँ तो ये क्या हो जाएंगे? व्हेन आई विल डिजॉल्व दिस इन वाटर, व्हेन आई विल डिजॉल्व दिस इन वाटर इट विल गेट सेपरेटेड लाइक दिस। COO माइनस एनायन सेपरेट हो जाएगा, कैटायन सेपरेट हो जाएगा। तो देखिए हम ना इस एनायन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। चलिए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एनायन। देखिए इसकी ये जो कार्बन की चेन है, अच्छा मैंने ये रैंडमली ड्रॉ की है, आप कार्बन काउंट करके अच्छी तरह से निकाल सकते हो। मैंने ये रैंडमली ऐसे निकाली है। तो यहाँ पे होगा COO माइनस ग्रुप, राइट। तो देखिए ये जो COO माइनस ग्रुप है ना, इसको हम क्या कहते हैं? ये जो COO माइनस ग्रुप है दिस इज एक्चुअली द पोलर हेड। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है पोलर हेड। और ये कैसा होता है? ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर लविंग, वाटर लविंग, और उसे हम कहते हैं पोलर हेड। और ये जो पीछे इतना बड़ा ये जो कार्बन का ग्रुप है, ओके,
हाइड्रोकार्बन का ग्रुप है, इसे हम कहते हैं नॉन पोलर टेल, इसे हम कहते हैं नॉन पोलर टेल। एंड दिस इज बेसिकली हाइड्रोफोबिक इन नेचर, वाटर हेटिंग पार्ट होता है, ये वाटर को हेट करता है। वाटर अगर इसके आसपास हो तो इसको ज़्यादा पसंद नहीं होता, लेकिन जो आगे COO- ग्रुप है वो पोलर हेड है, वो वाटर लविंग ग्रुप है। अब देखिए क्या होगा जब ना ये हम वाटर में ऐड करते हैं, और अगर वाटर में इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा नहीं है, मतलब क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने लिया है, तो क्या होता है देखिए, अगर ये आपका कंटेनर है लेटेस से और इसमें है पानी, और इसमें आपने ये सोप या फिर ये जो भी कंपाउंड है इसको ऐड किया है, तो जब इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, जब इसका कॉन्सेंट्रेशन CMC क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन से भी कम है, तो क्या होगा देखो, ये जो पोलर हेड है, ये जो पोलर हेड है ये वाटर के अंदर होगा, क्योंकि इसे वाटर पसंद है, और ये जो नॉन पोलर टेल है ये ऐसे बाहर की तरफ होगी। सो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज लो, these anions are present like this, these anions are present like this with their polar head inside the water, and the non-polar tail, it is sticking at the surface and it is trying to go away from the water, क्योंकि वो जो पीछे जो नॉन पोलर टेल है उसे पानी पसंद नहीं है ना, तो वो वाटर से दूर रहने की कोशिश करेगी, राइट। नाउ ये जो फिनोमेना है ये हमें कब देखने को मिलता है, जब कॉन्सेंट्रेशन लो होता है। लेकिन जब हम हाई कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, अब मान लीजिए हमारा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, या फिर हमने उस सोप का या डिटर्जेंट का कॉन्सेंट्रेशन CMC से भी ज़्यादा लिया है, अब क्या होगा, अब ये जो एनायंस है ये एग्रीगेट्स बनाना शुरू कर देंगे, ये क्या कर देंगे, एग्रीगेट्स बनाना शुरू कर देंगे, और ये एक ना कुछ स्पेरिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे, दे विल फॉर्म अ स्पेरिकल स्ट्रक्चर। और इस स्पेरिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, देखिए कैसा होता है ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर। अब बाहर की तरफ होंगे ये पोलर हेड और अंदर की तरफ होंगे ये नॉन पोलर टेल। तो देखो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ऐसे ना एग्रीगेट होंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और एक ऐसा स्पेरिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आप क्या देख पा रहे हो, जो पोलर हेड है, जो पोलर हेड है वो बाहर की तरफ है और जो नॉन पोलर टेल है वो अंदर की तरफ है। तो देखो बच्चों, इसी को हम कहेंगे आयोनिक मिसेल, आयोनिक मिसेल कहेंगे, आयोनिक मिसेल। सो अ मिसेल कैन हैव nearly 100 molecules or even sometimes more than that. सो लगभग 100 के बराबर होते हैं, या फिर कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसी टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मिसेल्स। और ये यहाँ होंगे, देखिए ये कहाँ होंगे, यहाँ पानी में ऐसे बनेंगे। देखिए ये हो गया बाहर की तरफ पोलर हेड्स, और इनकी जो नॉन पोलर टेल है वो ऐसी अंदर की तरफ होगी, और ये ऐसे मिसेल्स बनेंगे जब आपने उस सोप का या डिटर्जेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा लिया है, ऑब्वियसली CMC से ज़्यादा लिया है। तो यही मैकेनिज्म तो सोप्स में इस्तेमाल होता है। ये सोप या डिटर्जेंट ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, एज अ क्लेंजर, है ना। जो हमारे कपड़े वगैरह गंदे हो जाते हैं उनको साफ करने के लिए ही तो यूज़ करते हैं। तो देखिए ये क्लेंजिंग एक्शन कैसे होती है। तो अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप और द डिटर्जेंट। मैकेनिज्म ऑफ क्लेंजिंग एक्शंस ऑफ सोप, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। मान लीजिए आपका कोई एक ऐसा कपड़ा है जिसके ऊपर ना कोई दाग लगा है, ऑयल का कहो या ग्रीस का कहो। सो सी जस्ट अ सेकेंड। तो मैंने क्या कहा, हमें क्या करना है, मान लीजिए आपका एक कोई ऐसा कपड़ा है जिसके ऊपर ना ऑयल का या ग्रीस का दाग लगा हुआ है। तो क्या होगा, देखो लेट अस से दिस इज सरफेस ऑफ दैट क्लॉथ ऑन विच देयर इज अ ऑयल ड्रॉपलेट, oil droplet. So what will happen, see, when you will put this cloth
इनटू द वाटर विच हैज़ डिटर्जेंट, जिसमें पहले से ही वो सोप या डिटर्जेंट है, तो क्या हो जाएगा, देखिए इस क्लॉथ के सरफेस के ऊपर जो ये ऑयल का दाग है, यहाँ पे ये एनायंस आएंगे और इनका जो पोलर हेड है वो बाहर की तरफ होगा और जो नॉन पोलर टेल है वो अंदर की तरफ होगी। हाँ, क्योंकि बाहर की तरफ क्या है, पानी है ना, और पोलर हेड वाटर लविंग होते हैं, तो ये क्या करेंगे, ऐसे इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर अटैच होना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब आपने डिटर्जेंट का कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली CMC से ज़्यादा लिया है, तो ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है इसके चारों तरफ से ये अपने एनायंस आएंगे और ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब मिसेल ही बनाएंगे ना, दिस विल बी द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल, एंड बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ मिसेल व्हाट विल हैपन, नाउ दिस ऑयल ड्रॉपलेट इज गेटिंग रिमूव फ्रॉम द सरफेस, है ना, उस ऑयल ड्रॉपलेट के आसपास सारे वो एनायंस आ गए, उन्होंने मिसेल बनाया और उस मिसेल फॉर्मेशन की वजह से वो जो डर्ट मॉलिक्यूल या जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो आपके उस क्लॉथ के सरफेस के ऊपर से निकल जाएगा। सो इन दिस वे द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स और द डिटर्जेंट्स टेक प्लेस। तो आपने अक्सर घरों में भी देखा होगा कि जब हमारी मम्मी कपड़े वॉश करती है, तो ये जो डिटर्जेंट है वो अगर हम कम डालेंगे तो कपड़े अच्छे से धुलते नहीं है, राइट। तो वही तो होता है क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा अगर आप सोप या डिटर्जेंट यूज़ करोगे तो ही वो इफेक्टिवली काम करेंगे। सो दिस इज रिगार्डिंग दी cleansing action of the soaps or detergents and the mechanism of the micelle formation.